हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूं दो लाइन। वो दो लाइन क्या है कि एक दिन टॉपर वही स्टूडेंट बनता है, या रिकॉर्ड वही स्टूडेंट तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। मेरे कहने का मतलब है जिसको पढ़ने का जुनून है, अगर आपको किसी भी काम को करने का जुनून है तो आप उसी काम को कीजिए, क्योंकि आप उसी क्षेत्र में सक्सेस होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने हाथ में चेक करने लगे कट करके कि यार खून दौड़ रहा है कि जुनून। देखो भैया, मिलेगा खून ही, ठीक है, लेकिन ये कहावत है, क्योंकि आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, तब भी आप किसी चीज को बहुत अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे और टॉपर बन पाएंगे। वैसे मैं आपको दो लाइन क्यों लेकर आया था आपके लिए, क्योंकि आज का ये क्लास भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स की, ठीक है, 12th फिजिक्स के एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, पूरे 35 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को। देखो स्टूडेंट, आपकी फिजिक्स में जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सबसे ज्यादा नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पूरे फिजिक्स में चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक, मतलब पूरे फिजिक्स में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो इस बार 2025 में आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो अगर आप भी 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं बताएगा। ये 35 क्वेश्चन मैं जो लेकर आया हूं ना, यही बार बार हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि 2 4 10 तो है नहीं, 35 क्वेश्चन है। तो क्लास 12 फिजिक्स 35 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न अध्याय 1 से 14 तक, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर 14 तक। तो ये क्लास आपको शुरू से लेकर लास्ट तक खूब ध्यान से देखना है, ठीक है। अब वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं इस क्लास में आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को मैं आपको वीडियोस में बताता रहूंगा, 2 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करके मैं पूरे फिजिक्स के लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करवा दूंगा। वैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा 35, और इन क्वेश्चन को चाहे लिख लेना चाहे दिमाग में रख लेना, आएंगे यहीं से ही। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। कूलाम का नियम ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो कूलाम का नियम है। तो ये आपको लिखना है, फिर इसका फॉर्मूला लिखना है, सारी चीजें लिखोगे, ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपके पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मैं आपको कुछ कुछ आंसर भी बताता चलूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। इसके आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए, मतलब आवश्यक सूत्र देते हुए आपको इसको समझाना है। ये भी हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। तीसरा, ये हमारे सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर जो विभव का डेरिवेशन है वो आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है। इसको आप लोग बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी अक्षीय स्थिति भी तो है। देखो अक्षीय स्थिति जो है वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो यहां पे मैं लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया, हमारा वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया, तो मैं आपको पूरे फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन है उसको भी लेकर आऊंगा। बस कमेंट में लिख देना लॉन्ग क्वेश्चन भी लाइए, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमारे दूसरे चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का क्वेश्चन है। विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भैया, आपके फिजिक्स में 2 नंबर और 3 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं।
ठीक है, तो ये 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है, तो ध्यान से समझना। 5वां क्वेश्चन देखो क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र। देखिए अक्षीय स्थिति पर विभव ये भी कभी कभी लघुत्तरीय प्रश्नों में आ जाता है, नहीं तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में ज्यादातर आता है। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें जो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति है वो ज्यादातर आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में ही आता है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में जो 5-5 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, इसको बिल्कुल मिस मत करना। और हां, ये क्वेश्चन आपके विस्तृत उत्तरीय में भी आ सकते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना। 6 नंबर क्वेश्चन, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज करंट डेंसिटी। ठीक है, इसका मात्रक MKS पद्धति में लिखिए तथा बीमा सूत्र लिखिए। धारा घनत्व को हम J से डिनोट करते हैं, J = I/A, यानी कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा होती है उसी को तो ही हम धारा घनत्व कहते हैं। तो ये धारा घनत्व क्या होता है इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। देखो भैया, आप लोग YouTube पे सर्च करोगे चैप्टर तो आपको मिल जाएगा। आप सर्च करोगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा, उसमें सारे टॉपिक रहेंगे। विद्युत धारा फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर ऐसे सर्च करना, विद्युत धारा चैप्टर मिल जाएगा। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं मेरे भाई। 7 नंबर क्वेश्चन, ये हमारे 3rd चैप्टर विद्युत धारा का क्वेश्चन है। देखो जो हमारा ये क्वेश्चन था 6 नंबर, ये भी विद्युत धारा का ही था, ध्यान रखना 6 वाला। ठीक है, बाकी 5 तक दूसरे चैप्टर का था। अब 7 नंबर, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल का विद्युत वाहक बल। 2 नंबर 3 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्नों में ये आएगा, नोट कर लेना। ये सारे टॉपिक बिल्कुल से याद कर लेना। इन टॉपिक्स को मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सबको पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर देखो, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, यानी कि किसी चालक में प्रवाहित धारा I, ठीक है, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग यानी कि अनुगमन वेग, इसमें संबंध स्थापित करना है। तो I = NeVD होता है कि नहीं होता है, NeVD, यही तो इसमें रिलेशन होता है। ठीक है, I = क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूं, I = आपका होता है NeAVD, NeAVD। ठीक है, यही इसमें रिलेशन होता है, लेकिन आपको इसको प्रूफ करना है मेरे भाई। ठीक है, इसको आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना मैं आपको आगे बताऊंगा। I है धारा, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A है क्षेत्रफल, BD है अपवाह वेग, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंग्लिश में कहते हैं। बस हो गया, ये रिलेशन होता है इसमें। ठीक है, यही रिलेशन होता है, तो इसको आप लोग अभी समझ लीजिए, आगे मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो ये होता है ρ = RA/L, जहां पे R है प्रतिरोध, A है क्षेत्रफल, L है लंबाई, ρ है विशिष्ट प्रतिरोध। थोड़ा थोड़ा मैं आंसर भी बताते हुए चल रहा हूं ताकि आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है, ये हमारे 4th चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो टेंशन मत लेना, क्वेश्चन मैं तो बता रहा हूं, धीरे धीरे हम आंसर पढ़ेंगे। आप लोग सपोर्ट करना, कमेंट करना, सर इसका आंसर चाहिए, कमेंट करो, हल्ला बोलो, तभी तो मैं इसका आंसर दूंगा। ठीक है, जब तक अनाउंस नहीं करोगे हम कैसे इसका आंसर देंगे। ठीक है, बात मनवाने के लिए सरकार से जैसे लोग धरना नहीं करते हैं, ये सरकार है उससे बात मनवाने के लिए लोग धरना करते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, तो आपको भी तो कमेंट करना चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो, तभी तो मैं करूंगा। ठीक, देखो 11 नंबर, वरना आपके दिल की इच्छा मैं कैसे जान पाऊंगा। देखो ये भी हमारे चैप्टर 4 का है। बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार कुंडली, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लघु उत्तरीय में तो दिया ही दिया जाता है, लेकिन विस्तृत उत्तरीय में सेम क्वेश्चन मैंने देखा है, तो ये क्वेश्चन आपको दोनों के लिए तैयार कर लेना। ये बायो-सेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको जरूर याद कर लेना, इसको जरूर प्रूफ कर लेना, मैं आगे बताऊंगा। देखो 12 नंबर क्वेश्चन, चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या होता है,
ये हमारे चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य का क्वेश्चन है और इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। 13 नंबर देखो, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से आप क्या तात्पर्य है? सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम में संबंध स्थापित कीजिए। ये दो ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 चैप्टर तक हमने क्वेश्चन जान लिया, 12 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 कहां? हाँ 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 14 नंबर देखो, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, बीबीआई में आता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, यानी कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखना है। केमिस्ट्री वाला नहीं है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ लेना चैप्टर नंबर 6 से। इसी में एक और टॉपिक है भंवर धाराओं के अनुप्रयोग लिखिए, भंवर धाराएं क्या होती हैं इसका अनुप्रयोग लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। इतने टॉपिक हमारे चैप्टर 6 चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण से इंपॉर्टेंट है। ये 3 लघुत्तरीय प्रश्न जो हैं ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, अच्छे से पढ़ लेना। अब ऐसा नहीं है यही 3, जितना मैं बता रहा हूं 35, ठीक है, 35 में से सिर्फ 3 ही नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, ये हमारे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का क्वेश्चन होगा। चैप्टर 7 हमारा है प्रत्यावर्ती धारा। इसमें देखो, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान में संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो इसमें छूट रहे हैं। जैसे देखो, आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों में, मैंने इस क्लास में न्यूमेरिकल को नहीं लिया है, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी के जो क्वेश्चन गेस्ट क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता रहा हूं, न्यूमेरिकल्स को मैंने इस क्लास में अवॉइड किया है, न्यूमेरिकल्स को मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो ये ध्यान रखना, लघुत्तरीय प्रश्नों में और भी चीजें हैं, बट ये 35 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को आवृत्त के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ये हमारा चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे, चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को आवृत्त के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। इस स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों की उपयोगिता की अत्यंत संक्षेप में विवेचना कीजिए। ये हमारा इकलौता क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का जो लघुत्तरीय प्रश्नों में आता है। हमारा फर्स्ट फिजिक्स कंप्लीट हुआ, टोटल हमने जाना 19 क्वेश्चन। अब 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर 9 से होगा। चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है तो क्वेश्चन भी ज्यादा हो सकते हैं। देखो, ये न्यूमेरिकल टाइप का है। ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कॉसेक a/2 है। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम विचलन कोण डेल एम का मान आपको निकालना है। देखो, ये न्यूमेरिकल आ गया भैया, इसमें मैंने 1-2 न्यूमेरिकल भी ले लिया है, तो ये न्यूमेरिकल आपका है किरण प्रकाशिकी चैप्टर का। इसको मैं बताऊंगा, एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था उसी से ये लगेगा। ठीक है, मैंने बताया था n = sin a + del m/2 अपान sin a/2। ये फॉर्मूला होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का, इसी से ये न्यूमेरिकल लगेगा, मैं आगे बताऊंगा। ठीक, समझ में आया ये फॉर्मूला? ए है प्रिज्म कोण, डेल एम है अल्पतम विचलन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन किरण प्रकाशिकी का ही है। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। भैया हाई स्कूल में आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, वही इंटर में भी पढ़ना है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके नियम आपको बताने हैं, दोनों नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी चैप्टर पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे फिजिक्स का, चैप्टर 10। देखो 22 नंबर, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात। देखो ये भी न्यूमेरिकल है मेरे भाई, 1:9 है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हों तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब दो तरंग की तीव्रता का अनुपात जो है वो 1:9 है, 1:9। अगर दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हों
तो परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का आपको अनुपात निकालना है। ये न्यूमेरिकल है हमारे तरंग प्रकाशिकी का। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं चैप्टर 1 से 8 तक उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं बताया, उसको आपको मैं बताऊंगा आगे आगे। न्यूमेरिकल को मैंने इंक्लूड नहीं किया था। कुछ न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे 9 और 10 से एक एक न्यूमेरिकल इंक्लूड कर लिया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तरंग प्रकाशिकी में ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। मतलब प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान में रखना। 24 नंबर, व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है, यानी कि व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्यतिकरण एंड विवर्तन। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखो। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम क्या हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। देखो अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो 24 नंबर क्वेश्चन था ये तरंग प्रकाशिकी चैप्टर का था। 25 नंबर जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 11 का आ गया, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये चैप्टर 11 का नाम है। ये क्वेश्चन जो है उसी चैप्टर का है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम या इसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। ठीक है, मतलब जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो उस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसी को ही हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। लेकिन इसको कुछ नियम है जो आपको बताने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए शर्तों का उल्लेख कीजिए। मतलब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, चैप्टर 11 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर देखो, इसको समझना, कार्य फलन तथा देहली आवृत्ति की व्याख्या कीजिए। देखो ये भी चैप्टर 11 का क्वेश्चन है। मतलब कार्य फलन क्या होता है और देहली आवृत्ति क्या होती है। मैंने बताया ना उचित, वो देखो मैंने आपको बताया प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है। जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश, देखो उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है, ठीक है, तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं जिसको प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और इस घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बोलते हैं। अब देखो ये आपतित प्रकाश की कार्यफलन क्या है, आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके वो कार्यफलन कहलाएगी। देहली आवृत्ति क्या है, आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके वो देहली आवृत्ति कहलाएगी। सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर देखो, द्रव्य तरंगे क्या हैं, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। यह भी शायद इसी चैप्टर का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है। 29 नंबर देखो, ये हमारे परमाणु चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, जो परमाणु चैप्टर है। देखो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। मतलब बोर की परिकल्पना आपको लिखनी है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर नंबर 12 से। ठीक है, अब चैप्टर 30 नंबर जो क्वेश्चन है चैप्टर 13 से है, नाभिक। देखो 13 चैप्टर का नाम है नाभिक। तो नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर 13 का टॉपिक था 30 नंबर। अब 5 क्वेश्चन और हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर बताऊंगा, टेंशन मत लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 31 नंबर क्वेश्चन है ये भी हमारे चैप्टर 13 नाभिक का क्वेश्चन है। देखो द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब द्रव्यमान क्षति क्या होता है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, शायद अभी इस चैप्टर पे आप ना पहुंचे हो, लेकिन टॉपिक्स तो मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, टेंशन मत लेना जल्दी ही। 32 नाभिकीय रिएक्टर की रचना व कार्य विधि समझाइए। ये भी 13 नंबर चैप्टर का टॉपिक है। अब हम अपने लास्ट चैप्टर 14 नंबर चैप्टर पे चलेंगे जिसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर इसी में है। देखो ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब ऊर्जा बैंड के आधार पर आपको चालक, अचालक और अर्धचालक तीनों में डिफरेंस बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे
अर्धचालक चैप्टर से। ठीक है, 34 नंबर देखो, फोटोडायोड की संरचना एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए। फोटोडायोड क्या होता है, इसकी संरचना और कार्य विधि बतानी है, चैप्टर नंबर 14 में। एक क्वेश्चन और है बस, देखो एलईडी क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड, इसका सिद्धांत समझाइए। एलईडी में प्रयोग में आने वाले किसी अर्धचालक का नाम लिखिए। मतलब एलईडी क्या होता है, इसका कार्य सिद्धांत समझाओ। हम लोग एलईडी बल्ब यूज करते हैं ना, वो ऊपर लगा है, ठीक है, जिसके जरिए यहाँ पे प्रकाश है, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो एलईडी क्या है, इसका सिद्धांत समझाइए। एलईडी में प्रयोग आने वाले किसी अर्धचालक का आपको नाम लिखना है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हमने आपको बताया चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक टोटल 35 लघु उत्तरीय प्रश्नों को। क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, आंसर कौन बताएगा, कोई और नहीं, मैं बताऊंगा आपको। इसी लघु उत्तरीय प्रश्न का मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें ये सारे क्वेश्चन मैं क्लियर कराऊंगा। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, हमारा सीरीज जल्दी आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी आए तो सपोर्ट करो भाई। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे, आज का क्लास यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।